नमस्कार दोस्तों, संभव क्लासेज में एक बार फिर आपका स्वागत। हाजिर है आपका दोस्त जी.आर. चौधरी और आज हम बात करने वाले हैं एक सिंपल सा टॉपिक, गवर्नर या राज्यपाल की आज हम बात करने वाले हैं। और ये जो टॉपिक है राजस्थान के सारे एग्जामों में, जहां राजस्थान में पॉलिटी से जुड़ा हुआ बिंदु आता है, चाहे पटवार की परीक्षा हो चाहे आरएस की परीक्षा हो, सब में राज्यपाल का जिक्र आता है। आज की क्लास में हम राज्यपाल से संबंधित संवैधानिक प्रावधानों की सिंपल सी बातें करेंगे जहां से हमारे सवाल हो जाए। और एक और क्लास में हम राजस्थान के जितने भी राज्यपाल रहे उनसे संबंधित खास बातों पर हम चर्चा करेंगे, वो नेक्स्ट क्लास होगी। तो संवैधानिक प्रावधानों में रट्टा मारने वाली सी बातें हैं, लेकिन जितने भी परीक्षाओं का पैटर्न देखा जाए तो वहां देखोगे आप तो वहां धाराएं पूछी नहीं जाती कि आर्टिकल किस आर्टिकल में क्या है। उस आर्टिकल के अंदर की बातें हैं वो आपको याद रखनी है। धाराएं याद रह जाए अच्छी बात है, उसकी भी कोशिश करनी चाहिए अपने को, क्योंकि एक एक सवाल बड़ा महत्वपूर्ण होता है, लेकिन ज्यादातर सवाल धाराओं के अंदर से पूछा जाता है, आर्टिकल के अंदर से पूछा जाता है। तो आज का चैप्टर है वो है राज्यपाल का। राज्यपाल के संदर्भ में हम संवैधानिक प्रावधानों की बात करेंगे कि संविधान में राज्यपाल से संबंधित क्या क्या बातें हैं और उनमें भी जो महत्वपूर्ण बातें हैं वो हम चर्चा करेंगे। तो देखो, राज्यपाल से संबंधित हम बात करेंगे तो राज्य कार्यपालिका से संबंधित है राज्यपाल। तो अनुच्छेद 153 से स्टार्टिंग होती है राज्यपाल से संबंधित प्रावधानों की बात करें हम तो 153 जो आर्टिकल है वो ये कहता है कि प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होगा। आर्टिकल 153 क्या कहता है कि प्रत्येक राज्य पे एक राज्यपाल होगा। राज्यपाल के पद की बात की गई, राज्यपाल के पद का प्रावधान जो है वो आर्टिकल 153 में किया गया। और इसके बाद में जब 7वां संविधान संशोधन हुआ 1956 में, याद रखना एक एक चीज को, 7वां संविधान संशोधन हुआ 1956 में, तो इसमें यह प्रावधान किया गया कि प्रत्येक राज्य में राज्यपाल तो होगा, लेकिन हो सकता है 2 राज्यों में भी एक राज्यपाल हो सकता है। मान लो राजस्थान का राज्यपाल जो है उसको अतिरिक्त कार्यभार संभाला दिया जा सकता है गुजरात का, तो 2 राज्यों में भी एक राज्यपाल हो सकता है। मैं आगे बताऊंगा उसके तनख्वाह का क्या प्रावधान है, लेकिन 7वें संविधान संशोधन 1956 में यह प्रावधान किया गया कि एक से ज्यादा राज्यों में भी एक राज्यपाल हो सकता है। आर्टिकल 154 आपको कहता है, आर्टिकल 154 कहता है कि अब राज्यपाल का पद तो बढ़ गया 153 में, तो 154 कहता है कि जो राज्यपाल होगा वो करेगा क्या, तो राज्यपाल का क्यों बढ़ाया गया है, तो उसका उत्तर है वो 154 में दिया गया है। 154 में कहा गया कि राज्यपाल जो है वो राज्य का कार्यपालक प्रमुख होता है। 154 क्या कहता है, कार्यपालक प्रमुख होता है। कार्यपालक प्रमुख का मतलब होता है कि सारे काम जो है राज्य में वो राज्यपाल के नाम से होंगे। कार्यपालक प्रमुख का मतलब हुआ कि वो प्रथम व्यक्ति है, वो सर्वोच्च व्यक्ति है राज्य में, और उसी के नाम से सारे के सारे काम है वो राज्य में होंगे। तो 154 कहता है राज्यपाल राज्य का कार्यपालक प्रमुख, सारे काम उसी के नाम से होंगे, सर्वोच्च पद उसका है। राज्य के अंदर माना जाए तो सर्वोच्च पद उसी का माना जाएगा, सबसे बड़ा पद उसी का माना जाएगा। जैसे राष्ट्रपति होता है देश में, वैसे ही राज्यपाल राज्य में होगा। अब भाई कार्यपालक हो गया, तो 155 आर्टिकल कहता है कि राज्यपाल की नियुक्ति की जाएगी। अब देखो, राज्यपाल की नियुक्ति का मतलब यह है कि राज्यपाल का कोई चुनाव तो होता नहीं है। राज्यपाल 155 कहता है कि राज्यपाल केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त किया जाएगा, राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाएगा। और राष्ट्रपति की नियुक्ति का मतलब ये हुआ कि राष्ट्रपति खुद तो करेगा नहीं, मंत्रिपरिषद की सलाह से एक राज्यपाल बनाएगा और उस राज्यपाल को राज्य के लिए मनोनीत करेगा। जब संविधान बन रहा था तो बड़ी चर्चाएं हुई कि यार राज्यपाल का जो पद है क्लियर तो कर दिया, 153 में राज्यपाल होगा, 154 में यह भी कह दिया कि कार्यपालक प्रमुख होगा वो। 155 में चर्चा हुई संविधान बनते समय कि राज्यपाल को चुनावों से, जैसे राष्ट्रपति का चुनाव होता है वैसे ही राज्यपाल का भी चुनाव करवाए क्या करें। तो बड़े विवाद की स्थिति पैदा हुई। कई सदस्यों ने इस पर भी चर्चा की कि यार यदि जनता चुनेगी राज्यपाल को तो फिर मुख्यमंत्री से भी पावरफुल हो जाएगा राज्यपाल। दूसरी एक समस्या ये भी आई कि केंद्र के कंट्रोलर के रूप में, केंद्र जो नियंत्रण करता है राज्यों पर, उसके लिए भी राज्यपाल का पद चाहिए। तो यदि वो सीधा निर्वाचित होगा तो वो बात भी नहीं बैठेगी। तीसरा ये भी जिज्ञासा हुई कि फिर मुख्यमंत्री अपना जो सेकंड आदमी होता है किसी पार्टी में, उस व्यक्ति को राज्यपाल बनवाएगा तो एक ही पार्टी और पार्टी का भी असर उस पर रहेगा। लेकिन संविधान निर्माताओं के मन में थी कि राज्यपाल एक ऐसा व्यक्ति हो जिस पर राजनीति का ज्यादा प्रभाव नहीं हो, उस राज्य में संवैधानिक तंत्र व्यवस्थित चले, इसकी जिम्मेदारी उसको दी गई। तो 155 क्या कहता है कि राज्यपाल की नियुक्ति की जाएगी।
अब राज्यपाल की नियुक्ति की मैं बात करूं तो राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित 156 में जो उसका कार्यकाल होगा, देखो याद रख लेना 156 बड़ा मोस्ट है, 156 यूं भी याद रखो 5 और 6, 5-6 लिखा हुआ ना, तो कार्यकाल कितना होगा, 5 साल होगा कि 6 साल होगा, तो यूं आप याद रख सकते हो 156 कार्यकाल। और 156 में 3 चीजें बड़ी महत्वपूर्ण, 156(1), 156(2) और 156(3). ये तीनों में क्या क्या लिखा हुआ है। 156(1) कहता है कि राष्ट्रपति जो राज्यपाल होगा उसका कार्यकाल होगा राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, मतलब राष्ट्रपति चाहे तो राष्ट्रपति बनाता है उसको, राष्ट्रपति हटा सकता है उसको, तो कहने का मतलब है 156 में राज्यपाल का पद जो होगा वो राष्ट्रपति के पद पर्यंत प्रसाद पर्यंत होगा उसका कार्यकाल। 156(2) कहता है कि राज्यपाल का जो इस्तीफा है वो किसको दिया जाएगा, निश्चित तौर से राष्ट्रपति ने बनाया है तो इस्तीफा भी किसको दिया जाएगा, राष्ट्रपति को दिया जाएगा। और 156(3) में है कार्यकाल है वो 5 वर्ष का होगा। राज्यपाल का कार्यकाल पूछा जाए तो 156(3) में कहा गया है कि राज्यपाल का जो कार्यकाल होगा वो 5 साल का होगा, लेकिन ऊपर यह भी है कि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होगा, जब तक राष्ट्रपति की कृपा होगी तब तक रहेगा, नहीं तो वापस उसको बुलाया भी जा सकता है। तो कार्यकाल 5 वर्ष का। देखना आगे बात को, आर्टिकल 157 क्या कहता है, 57 है राज्यपाल की योग्यता। ध्यान देना, इंडिकेट कर रहा हूं मैं, ध्यान देना यहां कि राज्यपाल की योग्यता क्या है। अब राज्यपाल की 2 ही योग्यता है, ये थोड़ा सा ध्यान दिमाग पे जोड़ देना आप। राज्यपाल की मात्र 2 योग्यता है, एक तो वो भारत का नागरिक हो और एक उसकी उम्र हो 35 वर्ष हो। यदि आपसे सवाल पूछ लिया निम्न में से राज्यपाल की योग्यता कौन सी है, वो संसद का सदस्य बनने का योग्य होना चाहिए, वो भारत का नागरिक होना चाहिए, वो पागल नहीं होना चाहिए, वो दिवालिया नहीं होना चाहिए, बहुत सारी बातें, लेकिन योग्यता की प्रश्न आता है तो कि मात्र 2, मिनिमम एज 35 और वो भारत का नागरिक, केवल 2 ही योग्यताएं हैं इसकी। इसके अलावा जितने में बातें हैं वो या तो सेवा शर्तों में है या एक परंपरा के रूप में है। योग्यता में तो केवल आपको 2 ही चीजें याद रखनी है। तो 157 क्या कह रहा था कि राज्यपाल की योग्यता क्या है, और राज्यपाल की योग्यता है 2। 158 में हम पहुंचे तो यहां राज्यपाल की सेवा शर्तें हैं। सेवा शर्तें मतलब जो सेवा करोगे आप राज्यपाल के रूप में, तो वहां आपको कौन सी शर्तों का पालन करना पड़ेगा। तो पहली 158 में कहा गया, 158(1) याद रख जाए तो ठीक है, उसको सांसद या विधायक नहीं होना चाहिए। पहली सेवा शर्त यह है कि आपको राज्यपाल बनना है, तो शर्त नंबर 1 ये है कि आपको विधायक या सांसद के पद पर नहीं होना चाहिए। और मान लो कोई विधायक या सांसद है तो उसको राज्यपाल नियुक्त होने से पहले उस पद को छोड़ना पड़ेगा, पहली सेवा शर्त। दूसरी है लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। राज्यपाल किसी ऐसे पद पर नहीं होना चाहिए जहां उसको लाभ मिलता हो। लाभ का एक क्राइटेरिया बना रखा है कि उस इन पदों को, जैसे कोई कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर है जहां उनको तनख्वाह मिलती हो, आप सिंपल भाषा में समझो, तो वहां लाभ के पद पर कोई व्यक्ति बैठा आसीन है तो वो राज्यपाल नहीं हो सकता। ये 158(2) में ये लिखा हुआ है। 158(3) कहता है कि जब आप राज्यपाल बनोगे तो आपको बहुत सारे लाभ मिलेंगे। आपको बिना किराए का आवास आपको मिलेगा, चिकित्सा, स्वास्थ्य और अन्य पारिश्रमिक मिलेगा। और वर्तमान में देखा जाए तो राज्यपाल की तनख्वाह 2018 के बाद में 3.50 लाख रुपए है, मतलब 3.5 लाख रुपए उसको तनख्वाह मिलेगी, बिना किराए का आवास मिलेगा, चिकित्सा और स्वास्थ्य जैसे अन्य परिलाभ भी उसको मिलेगा। 158(3). अब देखो 158 की हमने चर्चा की, 158(3)(a), देखो मैंने कहा कि राज्यपाल का जो वेतन है वो 3.5 लाख रुपए है, और मैंने एक जगह यह भी कह दिया कि एक राज्यपाल 2 राज्यों का भी राज्यपाल हो सकता है। तो 158(3)(a) ये कहता है कि जब यदि कोई व्यक्ति एक राज्यपाल के रूप में 2 राज्यों का राज्यपाल है, जैसे मान लो राजस्थान का भी राज्यपाल है और गुजरात का भी राज्यपाल है, अब उसको तनख्वाह कहां से मिलेगी। देखो पहले तो ये मैं बता दूं कि राज्यपाल की जो तनख्वाह है, राज्यपाल का जो वेतन है, वो राज्य की संचित निधि से मिलता है। किससे मिलता है? राज्य की संचित निधि, याद रख लेना, राज्य की संचित निधि। कहीं पूछ ले आपको कि भारत की संचित निधि से मिलता है, नहीं भाई, राज्यपाल का जो वेतन है वो राज्य की संचित निधि से मिलता है, लेकिन राज्यपाल की पेंशन जो है वो भारत सरकार भारतीय संचित निधि से मिलती है, केंद्रीय संचित निधि से मिलती है। दोनों में अंतर, वेतन राज्य की संचित निधि से और
पेंशन है वो केंद्रीय संचित निधि से मिलती है। अब 158(3)(a क्या कहता है? 158(3)(a कहता है कि जब कोई व्यक्ति, कोई राज्यपाल 2 राज्यों का राज्यपाल होगा तो उस राज्य की संचित निधि से वेतन तो मिलता है, लेकिन किस अनुपात में मिले। भाई राजस्थान और गुजरात का एक ही राज्यपाल है, तो गुजरात कितने % पैसे तनख्वाह देगा और राजस्थान कितने % तनख्वाह देगा, तो इसका डिसाइड करेगा कौन? राष्ट्रपति करेगा 158(3)(a के तहत। समझ गए मेरी बात को? 158(3)(a कहता है कि जब एक राज्यपाल एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल होगा तो उस समय उसकी जो वेतन मिलेगा राज्य की संचित निधि से मिलेगा, तो उसका अनुपात किस आधार पे होगा वो डिसाइड करेगा राष्ट्रपति। आपसे सवाल पूछा गया। 158(4) क्या कहता है कि नियुक्ति के पश्चात यदि राज्यपाल की नियुक्ति हो गई तो नियुक्ति के पश्चात उसका जो लाभ है उसमें नकारात्मक परिवर्तन, नेगेटिव चेंजेस नहीं किए जा सकते। मान लो 3.5 लाख रुपए में कोई राज्यपाल लगा है तो उसका 3.25 लाख रुपए नहीं किया जा सकता नकारात्मक। 4 लाख तो भले ही कर दो आप, 5 लाख कर दो आप, लेकिन उसमें नकारात्मक और अलाभकारी परिवर्तन कभी भी नहीं किए जा सकते। आर्टिकल 158(4) कहता है। 159 क्या कहता है? 159 कहता है कि राज्यपाल शपथ लेगा। 159 में राज्यपाल की शपथ की बात है, संविधान की रक्षा की, संविधान के प्रतिरक्षण की, संविधान के संरक्षण की राज्यपाल शपथ लेगा। और राज्यपाल को शपथ है वो हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस, मुख्य न्यायाधीश या उसकी अनुपस्थिति में अन्य न्यायाधीश जो सीनियर न्यायाधीश होगा वो राज्यपाल को शपथ दिलवाएगा। देखो राज्यपाल की नियुक्ति जब होती है तो मुख्य सचिव एक लेटर जारी होता है राज्यपाल की नियुक्ति का, वो लेटर पढ़कर सुनाता है। मुख्य सचिव के पास लेटर आता है कि आपके राज्य में ये राज्यपाल नियुक्त हुआ है, उस लेटर को पढ़कर सुनाता है और उसके बाद में उसको शपथ दिलवाई जाती है जिस व्यक्ति को राज्यपाल के रूप में नियुक्ति मिली है। तो 159 क्या कहता है? राज्यपाल की शपथ जो होगी वो हाईकोर्ट का चीफ जस्टिस करवाएगा और उसकी अनुपस्थिति में अन्य न्यायाधीश, अन्य सीनियर न्यायाधीश करवाएगा। और किसकी शपथ लेगा? संविधान के संरक्षण की, परिरक्षण की और प्रतिरक्षण। मतलब सिंपल सी भाषा में कहा जाए तो संविधान की सुरक्षा की शपथ राज्यपाल लेता है। नेक्स्ट हम बात करें तो राज्यपाल के कार्य और शक्तियों की हम बात करें तो राज्यपाल के कार्य बहुत सारे हैं। पहला जो महत्वपूर्ण कार्य कार्यपालक शक्ति है। कार्यपालक शक्तियां मतलब कार्य करना, किसी की नियुक्ति करना, ये सारी की सारी कार्यपालक शक्तियों में आती है। और सबसे पहले जो नियुक्ति करता है राज्यपाल वो करता है मुख्यमंत्री और मंत्रियों की नियुक्ति करता है। आपसे पूछा जाए मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है। मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है। मंत्रियों को विभागों का आवंटन जो है वो मुख्यमंत्री देता है कि इसको ये पोर्टफोलियो मिलेगा, लेकिन मंत्रियों की नियुक्ति और मुख्यमंत्री की नियुक्ति जो है वो राज्यपाल करता है आर्टिकल 164(1) के तहत। महाअधिवक्ता जो कि सबसे राज्य का सबसे बड़ा कानून विशेषज्ञ होता है, कानून के रूप में या कोर्टों में सलाह देता है राज्य को, वो होता है महाधिवक्ता और उसकी नियुक्ति 165(1) के तहत राज्यपाल करता है। आरपीएससी के जितने भी अध्यक्ष और सदस्य होते हैं उनकी नियुक्ति कौन करता है? लेकिन हटा नहीं सकता, इसके बारे में अलग से चर्चा करेंगे। इनकी नियुक्ति करता है आरपीएससी की जो बात सदस्य और अध्यक्ष की बात है राज्यपाल करता है। निर्वाचन, राज्य का निर्वाचन आयुक्त होता है, उसकी नियुक्ति राज्यपाल करता है। राज्य मानवाधिकार आयोग है, उसके सदस्यों अध्यक्ष की नियुक्ति राज्यपाल करता है। राज्य सूचना आयोग, लोकायुक्त, उपलोकायुक्त, राज्य विश्वविद्यालय के कुलपतियों की नियुक्ति राज्यपाल करता है। जो कुलगुरु हो गया, आजकल कुलपति का नया नाम हो गया कुलगुरु, आप बताना मुझे ये याद था कि नहीं। एससी, एसटी, ओबीसी और अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष के सदस्यों की नियुक्ति भी राज्यपाल करता है। तो मोटे मोटे जितने भी संवैधानिक आयोग है उनके सदस्यों की नियुक्ति, देखो इनको डीपली थोड़ा पढ़ना पड़ेगा अलग से, क्योंकि उनको हटाने का प्रावधान अलग है, लगाने का, नियुक्ति करने का प्रावधान अलग है। कईयों में राज्यपाल नियुक्ति करता है, हटा राष्ट्रपति सकता है। आरपीएससी की चर्चा हम करेंगे। पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र के अध्यक्ष के रूप में भी राज्यपाल कार्य करता है। पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र आप सबको पता है उदयपुर में है। पश्चिमी सांस्कृतिक केंद्र राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, इनका क्षेत्र बना हुआ है। उदयपुर में पश्चिमी सांस्कृतिक केंद्र, उसके अध्यक्ष कौन है? राजस्थान के राज्यपाल है। नेक्स्ट हम बात करें तो राजस्थान में राज्य सैनिक कल्याण बोर्ड है, उसके अध्यक्ष भी कौन है? राज्यपाल होता है। राजस्थान रेड क्रॉस सोसाइटी है, उसके अध्यक्ष भी कौन होते हैं? राज्यपाल होते हैं। भूतपूर्व सैनिक कल्याण समिति के अध्यक्ष भी कौन होते हैं? राज्यपाल होते हैं। राज्य के विश्वविद्यालय जितने भी हैं उनके कुलाधिपति, बहुत बार सवाल आया हुआ है, राज्य के जितने भी विश्वविद्यालय हैं उनके कुलाधिपति कौन होते हैं? राज्यपाल होते हैं। राज्यपाल होते हैं। वो
यूनिवर्सिटीज जहां सरकार का अनुदान मिलता है, सरकार से सहायता प्राप्त होती है, सरकारी है, वहां के कुलाधिपति, कुलपति की नियुक्ति तो या कुलगुरु की जो नियुक्ति है वो राज्यपाल करता है, लेकिन कुलाधिपति जो होता है वो स्वयं राज्यपाल होता है। ठीक है जी। स्काउट गाइड एसोसिएशन के संरक्षक के रूप में काम करने का कार्य भी किसके पास होता है? राज्यपाल के पास होता है। बड़े मौज से यहाँ आप इंपोर्टेंट लगा लेना आप, और इनमें से सवाल देखने को मिलते हैं कि इनमें से कौन सा पद राज्यपाल की नियुक्ति राज्यपाल करता है या किसके रूप में राज्यपाल कार्य करता है, तो यहाँ आप देखना। इसके अलावा देखा जाए तो विधायी शक्तियों की बात करें, कानून निर्माण की बात करें या विधानसभा विधान परिषद की बात करें, तो उससे संबंधित क्या क्या राज्यपाल के पास पावर है? तो पहला है विधानमंडल के 1/6 सदस्यों का मनोनयन राज्यपाल करता है, जो शिक्षा, कला, संस्कृति में, जैसे राज्यसभा में आपने देखा होगा 12 सदस्य होते, वैसे ही विधानमंडल किसी राज्य में है तो उसके 1/6 सदस्य जो है उसका मनोनयन राज्यपाल करता है। आर्टिकल 171(5) में, आर्टिकल नहीं याद रखे तो भी आपको। विधानमंडल का सत्र आहूत करता है राज्यपाल। सत्र आहूत का मतलब बुलाना, यदि विधानमंडल का कोई सत्र आहूत करना है, सत्र बुलाना है, तो वो राज्यपाल करेगा आर्टिकल 176(1) के तहत। विधानमंडल का सत्र अवसान भी राज्यपाल, विधानमंडल का सत्र आहूत मतलब सत्र बुलाने का काम राज्यपाल करता है, तो उसकी छुट्टी करने का काम भी राज्यपाल करता है। सत्र अवसान में परमानेंट छुट्टी, भाई अब तो 1.5 महीने बाद में आपका विधानमंडल की बैठक होगी, तो सत्र अवसान भी 176(2) में राज्यपाल करता है। राज्यपाल का प्रारंभिक अभिभाषण होता है। जब भी विधानमंडल की बैठक होती है, तो जब प्रारंभिक बैठक या वर्ष के प्रारंभिक बैठक हो, तो उस समय राज्यपाल है अभिभाषण देता है। ये राज्यपाल का प्रारंभिक अभिभाषण होता है। आर्टिकल 175 में राज्यपाल का प्रारंभिक अभिभाषण होता है। और इस अभिभाषण में यदि किसी राज्य में 2 सदन है, विधानसभा, विधान परिषद, उन दोनों सदनों की संयुक्त बैठक होती है राज्य में, केवल राज्यपाल के अभिभाषण के समय, बाकी नहीं होती। तो राज्यपाल का प्रारंभिक अभिभाषण 175 में, राज्यपाल का विशेष अभिभाषण भी 176 में कहा गया है, तो वो भी राज्यपाल करवाता है। यदि विधानसभा या विधान परिषद में अध्यक्ष या उपाध्यक्ष अनुपस्थित है, तो जो नया अध्यक्ष बनाएगा वो भी कौन बनाएगा? अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करेगा? राज्यपाल करेगा, आर्टिकल 180 के तहत। थोड़ी सी और बातें कर लेते हैं। सदस्यों को शपथ या प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति। देखो आप, जब भी विधानसभा का गठन होता है, नया चुनाव होता है, विधानसभा नई बनती है, तो उसमें सबसे पहले एक व्यक्ति की नियुक्ति होती है, उसको बोलते हैं प्रोटेम स्पीकर। पहले दिन की कार्यवाही को संपन्न करवाने के लिए जो अध्यक्ष बनाया जाता है, उस पहले दिन की कार्यवाही का एक अध्यक्ष बनाया जाता है, उसको बोलते हैं प्रोटेम स्पीकर। और उस प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। उसको शपथ भी, प्रोटेम स्पीकर को शपथ भी कौन दिलवाता है? राज्यपाल दिलवाता है। प्रोटेम स्पीकर याद रखना, बड़ी इंपॉर्टेंट, प्रोटेम स्पीकर। और हर बार चुनाव होता है, उसमें पहली विधानसभा की जो बैठक होती है उसमें एक प्रोटेम स्पीकर बनाया जाता है। जैसे राजस्थान की बात पूछा जाए तो प्रथम प्रोटेम स्पीकर कौन थे? संग्राम सिंह जी थे। ऐसे कौन से सीएम थे जो प्रोटेम स्पीकर भी रहे? आपसे पूछा जाए तो भैरू सिंह शेखावत ऐसे व्यक्ति थे जो सीएम भी रहे और प्रोटेम स्पीकर भी रहे। 3 बार पूनम चंद बिश्नोई है, श्री पूनम चंद बिश्नोई जो है वो 3 बार सबसे ज्यादा प्रोटेम स्पीकर रहे। अभी वर्तमान विधानसभा की बात की जाए तो आपसे सवाल पूछूं या जवाब दूं, कालीचरण सराफ जो है वो प्रोटेम स्पीकर थे। कालीचरण सराफ पूर्व मंत्री, तो ये प्रोटेम स्पीकर रहे। तो प्रोटेम स्पीकर वाले मामले में राज्यपाल के पास पावर है, राज्यपाल उसको बढ़ाता है, राज्यपाल उसको शपथ दिलवाता है। और ये प्रोटेम स्पीकर का काम है पहली बैठक बुलाना और उसमें अध्यक्ष और उपाध्यक्ष ये बनाने का कार्यवाही है वो पहली बैठक में हो जाती है। लेकिन सबसे सीनियर व्यक्ति को प्रोटेम स्पीकर बनाया जाता है, परंपरा रही है। सदस्यों की अयोग्यता संबंधी मामलों का निर्णय जो है, कोई किसी व्यक्ति ने को अयोग्य घोषित कर दिया गया तो उसका अंतिम निर्णय जो है वो कौन करेगा? राज्यपाल करेगा। लेकिन इसमें एक और याद रखना, ये निर्वाचन आयोग से सलाह करेगा। इसमें आर्टिकल 192(1) में क्या कहा गया है कि सदस्यों की अयोग्यता संबंधी, कि सदस्य अयोग्य है, उससे संबंधित डिसीजन राज्यपाल का अंतिम होगा, लेकिन वो निर्वाचन आयोग से सलाह जरूर करेगा। आर्टिकल 200 बड़ा मोस्ट है। आर्टिकल 200 में आप ध्यान रखना, आर्टिकल 200 ये कहता है कि कोई भी विधेयक जो होता है, धन विधेयक और वित्त विधेयक का थोड़ा सा प्रोसेस अलग है, उसके लिए तो अलग से क्लास आपको देखनी पड़ेगी। लेकिन आर्टिकल 200 कहता है कि राज्यपाल विधेयक के मामले में उसके पास 4 प्रकार के पावर है।
जब विधानसभा किसी विधेयक को पारित करे तो आर्टिकल 200 में राज्यपाल के पास जाएगा और राज्यपाल के पास 4 प्रकार के काम है। या तो वो विधेयक पर परमिशन दे देगा, कानून बन जाएगा, या फिर वो विधेयक को रोक लेगा, या फिर विधेयक को पुनर्विचार के लिए लौटा देगा, या फिर विधेयक को वो है राष्ट्रपति से परमिशन के लिए भेज देगा। ये 4 रास्ते हैं राज्यपाल के पास। थोड़ा सा विधेयकों में डीपली जाएंगे, हम पढ़ेंगे, लेकिन अभी तो आपको इतना है कि आर्टिकल 200 क्या कहता है कि राज्यपाल किसी विधेयक पर परमिशन दे सकता है, राज्यपाल विधेयक को रोक सकता है, राज्यपाल विधेयक को पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है, और राज्यपाल विधेयक को है वो राष्ट्रपति की अभिशंसा के लिए भेज सकता है। अब यदि आर्टिकल 201 में राज्यपाल ने किसी विधेयक को राष्ट्रपति की परमिशन के लिए भेज दिया, फिर राज्यपाल के पास कोई पावर नहीं, फिर सबका सब मालिक राष्ट्रपति होगा। वो राष्ट्रपति परमिशन दे, रोके या पुनर्विचार के लिए लौटाए, ये अलग इश्यू है। लेकिन आर्टिकल 200 कहता है कि राज्यपाल जो है, इसकी एक अलग से हम छोटी सी क्लास लेके आऊंगा, आर्टिकल 200 की नेक्स्ट क्लास जो होगी आर्टिकल 200 पे हम डिस्कस करेंगे। बड़ा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है 200, आपको पॉलिटिकल पढ़ने का इंटरेस्ट है तो 200 में राज्यपाल के पास क्या क्या पावर है तो वो लिखे हुए हैं। अध्यादेश जारी करने की, ये छोटी क्लास में परीक्षाओं में पूछा गया बहुत बार, आर्टिकल 213 213 याद रखना। अध्यादेश जारी करना, अध्यादेश मतलब कहने का मतलब ये है कि जब विधानसभा या विधान परिषद का कोई सत्र नहीं चल रहा हो और उस समय कानून बनाने की आवश्यकता हो, तो उस समय कानून बनाना बहुत जरूरी हो, तो उस समय राज्यपाल जो है वो अध्यादेश जारी कर सकता है। अध्यादेश का मतलब ही है कि वो एक कानून होता है। जैसे विधानसभा के द्वारा पारित को कानून बनता है, वैसा ही पावर अध्यादेश के पास होता है। लेकिन इस अध्यादेश में समस्या ये होती है कि जब विधानसभा की कार्यवाही प्रारंभ होती है, विधानसभा का सत्र प्रारंभ होता है, तो उस सत्र के प्रारंभ होते ही उस अध्यादेश को परमिशन या अनुमति विधानसभा की आवश्यक होती है। नहीं तो 6 सप्ताह के अंदर 6 सप्ताह के अंदर विधानसभा की स्वीकृति आवश्यक है, नहीं तो वो क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। समझना मेरी बात को, मैं क्या कर रहा हूं कि अध्यादेश कब जारी होता है, जब सत्र नहीं चल रहा हो। लेकिन ये कब तक प्रभावी होगा, जब विधानसभा का सत्र प्रारंभ होगा, तो उसके मैक्सिमम 6 सप्ताह के अंदर विधानसभा की स्वीकृति आवश्यक है। उससे पहले भी ली जा सकती है स्वीकृति, लेकिन 6 सप्ताह के अंदर आपको स्वीकृति लेनी है। यदि 6 सप्ताह तक स्वीकृति नहीं ली गई तो वो कानून क्या हो जाएगा, रद्द हो जाएगा। और यदि विधानसभा ने स्वीकृति प्रदान कर दी तो वो क्या बन जाएगा, फिर कानून बन जाएगा। ये आपको याद रखना है। आर्टिकल 161 बड़ा महत्वपूर्ण, राज्यपाल के पास राष्ट्रपति की तरह एक समाधान की शक्तियां हैं, लेकिन कुछ मामलों में राष्ट्रपति से मतलब किसी व्यक्ति ने कोई अपराध किया है, उसको सजा हो रखी है, तो राज्यपाल उसको क्षमा कर सकता है, उसकी सजा में बदलाव कर सकता है, उसकी सजा को कम कर सकता है, उस सजा की प्रकृति को बदल सकता है। लेकिन राज्यपाल के पास 2 मामलों में पावर नहीं है। एक तो किसी व्यक्ति को मृत्युदंड मिला है और उसको माफ करना है, तो मृत्युदंड वाले व्यक्ति को माफी की एप्लीकेशन केवल राष्ट्रपति के पास भेजनी होती है, राज्यपाल कुछ नहीं कर सकता। दूसरी बात है सैन्य कोर्ट मार्शल की कार्यवाही हुई है, तो उस मामले में राज्यपाल के पास कोई पावर नहीं है। तो 2 मामलों में नहीं है, बाकी आपके पास राज्यपाल के पास बहुत सारे पावर है। वो सजा को कम कर सकता है, सजा की प्रकृति बदल सकता है, सब कुछ कर सकता है, लेकिन मृत्युदंड को माफी में नहीं बदल सकता। और कोर्ट मार्शल की कार्यवाही के मामले में राज्यपाल के पास पावर नहीं है। लास्ट है सीएम के विरुद्ध यदि एफआईआर दर्ज करनी है, अभी बड़ी चर्चा का विषय रहा है। सीएम के विरुद्ध, सीएम ने कोई गड़बड़ी कर दी, उसके विरुद्ध एफआईआर दर्ज करनी है, तो इसकी परमिशन जब तक राज्यपाल नहीं देगा तब तक सीएम के विरुद्ध भी कोई एफआईआर दर्ज नहीं हो सकती। सीएम के, राज्यपाल के विरुद्ध खुद के विरुद्ध नहीं हो सकती, ये मैंने बताया आपको। और यदि सीएम के विरुद्ध भी यदि एफआईआर दर्ज करनी है तो वहां भी राज्यपाल की परमिशन आवश्यक है। लास्ट में थोड़ा सा एक और देख लेते हैं पॉइंट। ये आर्टिकल 361 बड़ा इंपॉर्टेंट है, आजकल बड़ा विवादों में रहा है। विवादों में रहा, कई राज्यपालों पर इस प्रकार के केस आ रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में कि राज्यपाल पर केस दायर नहीं किया जा सकता। आर्टिकल 361 क्या कहता है? 361 कहता है कि राष्ट्रपति और राज्यपाल को है वो कुछ विशेष पावर है उनके पास, उन पर कोई केस दायर नहीं किया जा सकता, और इसीलिए ये बड़ा विवादित है। आर्टिकल 361 क्या कहता है, ध्यान से देख रहा, राष्ट्रपति या राज्यपाल अपनी शक्ति और कर्तव्यों के प्रयोग के लिए किसी भी न्यायालय के प्रति उत्तरदायी नहीं होगा। आर्टिकल 361 एक कहता है कि जो राष्ट्रपति है चाहे राज्यपाल है, वो अपने कर्तव्यों के प्रति, कोई काम किया है उन्होंने,
उसको उत्तरदायी नहीं है कि वो न्यायालय में क्या होगा। जैसे किसी राज्यपाल ने कहा कि आर्टिकल 356 लगा दो, अब आर्टिकल 356 लगा दिया, अब इस आधार पर उसको सजा नहीं हो सकती कि भैया आपने कहा था। उन्होंने मुख्यमंत्री से कोई सलाह दे दी, उसने कोई अध्यादेश जारी कर दिया, तो इस अध्यादेश के आधार पर उसको कोई सजा नहीं हो सकती। यह कहता है आर्टिकल 361। आर्टिकल 361(2) कहता है कि कार्यकाल के दौरान कोई आपराधिक कार्यवाही शुरू नहीं की जा सकती। यदि किसी राज्यपाल ने अपराध किया है या किसी राष्ट्रपति ने अपराध किया भी है, तो आर्टिकल 361(2) कहता है कि उसके कार्यकाल के दौरान तो उसका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता, उसके विरुद्ध आपराधिक कार्यवाही प्रारंभ नहीं हो सकती। आर्टिकल 361(3) क्या कहता है? आर्टिकल 361(3) कहता है कि गिरफ्तारी और कारावास से रोक। यदि 362(2) में कार्यवाही शुरू नहीं की जा सकती तो उसको कभी भी गिरफ्तार या सजा उसको नहीं हो सकती। ये दोनों के हैं, राष्ट्रपति और राज्यपाल के। और आर्टिकल 361(4) कहता है कि यदि उस पर कोई मुकदमा चलाना ही है, उसने खुद ने कोई कार्य ऐसा कर दिया निजी तौर पर, सार्वजनिक तौर से नहीं कह रहा हूं मैं, निजी तौर पर, जैसे राज्यपाल है, मेरा कोई पड़ोसी राज्यपाल है, उसने राज्यपाल बनने से पहले या राज्यपाल पद के दौरान मेरी मान लो पर्सनली तौर पर पिटाई हो गई, राज्यपाल के रूप में नहीं हो, और उस पर मुकदमा, सिविल मुकदमा चलाना है, तो उसके कार्यकाल के बाद में चलाया जाएगा। और उसको मुकदमा चलाने के लिए भी उसको 2 महीने पहले उसको अग्रिम नोटिस दिया जाएगा, तभी जाकर उस पर सिविल मुकदमा का अर्थ आप समझ सकते हो कि यह नहीं है कि मैं कार्यकाल के बाद में, आपने 5 साल राज्यपाल रहे उस समय के कार्यों के लिए नहीं, उसके लिए केस दायर नहीं किया जा सकता। केस कौन सा दायर? सिविल मामला। जैसे मान लो राज्यपाल ने मेरे साथ मारपीट की, अब मेरे साथ मारपीट की तो उसके कार्यकाल के बाद में 2 माह का नोटिस देकर, अग्रिम नोटिस देकर, उसके कार्यकाल के बाद में जब वो राज्यपाल नहीं रहे तब जाकर उस पर केस दायर किया जा सकता है। तो सिंपल सी बातें हमने राज्यपाल की पढ़ी है। अगली क्लास में मोस्ट बातें और करेंगे, जिसमें राजस्थान के संदर्भ में जो पटवारी के एग्जाम में आएंगे सवाल वहां से उठकर राजस्थान के राज्यपालों से संबंधित चर्चा करेंगे। जितने भी आज तक राज्यपाल रहे उनसे संबंधित क्या क्या महत्वपूर्ण बातें रही उस पर हम चर्चा करेंगे, और आर्टिकल 200 को भी हम समझेंगे एक छोटे से वीडियो में। तो वो क्लास लेकर जल्द हाजिर होऊंगा, और उन क्लासों को देखना है तो चैनल को दबा के सब्सक्राइब कर लो। कुछ ना कुछ आपकी हर क्लास में आपके एक आधा सवाल ऐसा देखने को मिलेगा जो आपकी परीक्षा में आएगा, और हो सकता है आपके लिए इम्पोर्टेंट हो, आपका वो सवाल सही नहीं हो रहा हो और क्लास देखने के बाद में हो जाए। मैं यही अपेक्षा करूंगा। नेक्स्ट क्लास में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।